हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कवर अप करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया तो आपका काम हो गया। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन राइटिंग एज वेल, क्योंकि अब आप लोगों ने 3-4 महीनों से कुछ लिखा नहीं है, राइट। आप लोगों ने काफ़ी रेस्ट कर लिया है। नाउ यू कम बैक टू योर स्टडीज़। लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद द रीजन whether you agree or disagree with the following statements। आप है ना अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट से, तो आपको उन्हें विथ रीज़न आपको बताना है। अगर आप अग्री करते हो तो क्यों अग्री कर रहे हो, आपको उसका सही रीज़न देना होगा, उसको जस्टिफाई करना होगा। और अगर आप डिसअग्री करते हो स्टेटमेंट को तो फिर आप क्यों डिसअग्री कर रहे हो तो उसका आपको रीज़न बताना होगा। तो हम लोग अपने मर्जी से अग्री डिसअग्री नहीं कर सकते हैं, राइट। हम अन्य जो भी है ना थियरी में, मतलब जो भी हमने लेसन में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है रिलेटेड टू दैट, उसके अकॉर्डिंगली हम जाने वाले हैं। अपने मर्जी से ना बोल के हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। तो जो कंटेंट होगा, जिस हिसाब से हमें कंटेंट को बताना है वैसे ही हम बताएंगे। तो हम कुछ भी तो आलतू फालतू तो यहाँ पे नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऑल वांट्स मतलब सारे के सारे वांट्स, मतलब जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, कैन बी सेटिस्फाइड, सबकी सब सेटिस्फाइड हो जाएगी एट अ टाइम, एक ही समय पर वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो आप अग्री करते हो क्या? सोचो इस चीज़ को, क्या आपके जितने भी डिज़ायर्स है, जितने भी वांट्स है, जो भी इच्छाएं हैं, वो नीड, वो आपकी एक साथ फुलफिल हो जाती है, एक साथ कंप्लीट हो जाती है आपको एक साथ सबको पाने, मतलब वो सब आप पा लेते हो एक साथ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एट अ टाइम यू कैन नॉट, एट अ टाइम मतलब एक ही समय पर आपको मिल जाती है, तो नहीं, दिस इज रॉन्ग, राइट। ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। आपका भी कहना यही होगा कि नहीं, ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है मिस। तो आपको फिर इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है? तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको पहला पॉइंट इसी तरीके से लिखना है, नो और यस का। अगर नो है मतलब आप अग्री नहीं कर रहे हो तो आपको लिखना है नो, आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, या नो आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से डिसअग्री करती हूँ या करता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट आपका इसी तरीके से होगा। अगर आप अग्री करते हो तो आपको येस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, और जब आप अग्री नहीं करते हो तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए नो आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, और उसके बाद में आपको उसके रीज़न देने होंगे, आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप भाई क्यों अग्री नहीं करते हो, आप क्यों डिसअग्री कर रहे हो। तो रीजंस, पहला आप सबसे पहले कि ह्यूमन वांट्स आर नॉट लिमिटेड। आर नॉट लिमिटेड मीन्स आप लिख सकते हो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और फ्यू, बट दे आर नॉट लिमिटेड, और फ्यू बट दे आर अनलिमिटेड। आर नॉट लिमिटेड, वो कोई लिमिटेड नहीं, वो अनलिमिटेड है। और या थोड़ी सी ही वांट है ऐसा नहीं है, बट दे आर अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड है। उनको हम है ना उसका एंड नहीं कर सकते। ह्यूमन वांट्स का एंड नहीं होता है, देयर इज नो एंड फॉर द ह्यूमन वांट्स, एंड एवर इंक्रीजिंग, हमेशा वो इंक्रीज ही होती रहती है। सो दिस इज अ चेन ऑफ वॉन्ट्स, ये है ना क्या है, चेन ऑफ वॉन्ट्स है। ह्यूमन वॉन्ट्स है वो चेन ऑफ वॉन्ट्स है विच हैज़ नो एंड, जिसका कोई भी एंड नहीं है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है वो आपको 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ऐसे पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछते हैं तो फिर आपको तो रीजंस तो देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मार्क तो आपका ये अग्री और डिसअग्री को लेके ही होता है। फिर बाकी आपको उसके रीजंस देने होंगे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर आप लिखोगे सेकेंड स्टेटमेंट में, आवर प्रेफरेंस ऑलवेज चेंजेस, जो हमारी चॉइस है, प्रेफरेंस है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। एंड अकॉर्डिंगली आवर वांट्स चेंजेस, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स है, विल है, वो भी चेंज होती है। बिकॉज ऑफ द, क्यों? तो बिकॉज ऑफ द टेस्ट, हमारे टेस्ट की वजह से, हमारी हैबिट्स की वजह से, एंड सीजन्स, जो सीज़न है उसके हिसाब से चेंजेस आते रहता है हमारी प्रेफरेंसेस में, हमारी चॉइस में। तो यहाँ पर एंड सो ऑन, तो आपको लिखना होगा आवर प्रेफरेंस ऑलवेज चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली आवर वांट्स चेंजेस बिकॉज ऑफ द टेस्ट, हैबिट्स एंड रीजंस, सीजन्स एंड सो ऑन।
इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई, ये बहुत बहुत मुश्किल है, क्वाइट मतलब बहुत, क्वाइट डिफिकल्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट टू डिससेटिस्फाई ऑल द वॉन्ट्स टुगेदर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम सारे के सारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर लेना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। एंड फिर आप थर्ड स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन दोगे कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मतलब जिसका कोई नो एंड, नेवर एंडिंग, नो एंड, तो वो रिकरिंग, एक पूरी हुई तो दूसरी अराइज हो जाती है, तो ह्यूमन वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, दे अराइज अगेन एंड अगेन, वो अगेन एंड अगेन अराइज होते जाती है, दैट इज प्रीवियस वॉन्ट्स, जो पहले की वांट है दैट वी हैव ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अगर हम ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके हैं हमारी वो वांट, अराइज वंस अगेन, तो वो वापस से अराइज होती है। ऐसा नहीं है कि अब हम जैसे हमको भूख लगी आज हमने खाना खाया तो अब क्या कल से हम खाना नहीं खाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, तो रिकरेंगे अगेन एंड अगेन अराइज होती रहती है, सेम वॉन्ट्स भी रिपीट होती रहती है। हैंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकम्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए उसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो दस ऑल वॉन्ट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ सारे के सारे वॉन्ट्स हम एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ सेटिस्फाई नहीं होती है, वो रिकरिंग नेचर की होती है, एंड अगेन अगेन वो क्या होती है, अराइज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, तो एक साथ हम उनको नहीं पा सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे, ह्यूमन वॉन्ट्स चेंज एज पर द सीजन्स एंड प्रेफरेंसेस, तो ह्यूमन वॉन्ट्स सीजन्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज होती है क्या, तो आपको लिखना है आंसर टू येस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आपको येस एंड नो के साथ जरूर लिखना है, आपको याद रखना है, तो आप लिखोगे येस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करता हूँ या करती हूँ। रीजन्स, उसका रीजन क्या है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर नॉट ओनली अनलिमिटेड, ये खाली अनलिमिटेड ही नहीं है, बट दे चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स, वो सीजन के हिसाब से चेंज होती है। मतलब अभी देखो विंटर सीजन में हमको अम्ब्रेला की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वही रेनी सीजन है तो वी नीड अम्ब्रेला, वी नीड रेनकोट, राइट, तो वो सीजन के हिसाब से चेंज होती है, हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारी चॉइस प्रेफरेंसेस इन सब के हिसाब से भी चेंज होती है, ना ही खाली लिमिटेड ही नहीं है, मतलब खाली अनलिमिटेड वाली बात ही नहीं है, इवन है ना हमारे चेंजेस इन द सीजन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी है ना ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो चेंज होती रहती है, तो ये खाली अनलिमिटेड वाली बात नहीं है। देन ह्यूमन वॉन्ट्स एज पर द चेंज, ह्यूमन वॉन्ट्स चेंज एज पर द सीजन, एज पर द चेंज इन सीजन, सीजन के हिसाब से चेंज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कि अ पर्सन में वांट एन अम्ब्रेला, एक पर्सन को अम्ब्रेला की जरूरत हो सकती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में तो उसको अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन यहाँ पे विंटर सीजन जब आती है तो विंटर सीजन में वो क्या प्रेफर करेगा, वो वुलन क्लोथ्स को प्रेफर करेगा, विंटर सीजन ही विल ऑप्ट फॉर वुलन क्लोथ, उसकी जो डिमांड होगी वो वुलन क्लोथ्स की डिमांड होगी, तो उसको क्या चाहिए रहेगा, उसको वुलन क्लोथ्स चाहिए रहेगा, तो यहाँ पर हमको उसके अकॉर्डिंगली हमको वुलन क्लोथ्स, हम अम्ब्रेला से काम नहीं चला सकते, राइट, तो वुलन क्लोथ्स की जरूरत विंटर में होगी। देन थर्ड वन यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट, हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस, अपना अपना टेस्ट होता है, अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, तो इंडिविजुअल वांट्स, इंडिविजुअल टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस आल्सो डिटरमाइंस, वो भी डिटरमाइन करते हैं, वो भी डिटरमाइन करते हैं हिज और हर वांट्स, उसकी वांट्स को वो भी डिटरमाइन करते हैं। एंड एन ऑफिस गोइंग पर्सन विल, जैसे कि एग्जाम्पल कोई ऑफिस जाने वाला बंदा है, पर्सन है, तो विल वांट फॉर्मल क्लोथ्स, उसको फॉर्मल क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी, मोर ज़्यादा उसको फॉर्मल क्लोथ्स की, वो पार्टी वेयर पहन के तो ऑफिस नहीं जाएगा, ओकेजनली अंडरस्टूड, लेकिन पार्टी वेयर पहन के वो ऑफिस नहीं जाने वाला है। वेयर इज द कॉलेज स्टूडेंट, जबकि कॉलेज स्टूडेंट है उनको मोर कैजुअल क्लोथ्स की जरूरत होती है, दे नीड मोर कैजुअल क्लोथ्स। हम डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम जूनियर कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जब डिग्री कॉलेज में जाओगे तो आपको ज़्यादा कैजुअल क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी, और ऑफिस जाने वाले बंदे को क्या चाहिए रहेगा, उसे है ना फॉर्मल क्लोथ्स चाहिए रहेंगे। सो 10, तो फिर आपको लास्ट में फिर लिखना है 10 वॉन्ट्स चेंजेस एज पर द चेंज इन सीजन्स एंड प्रेफरेंसेस, तो सीजन और प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी वॉन्ट्स में चेंजेस आता है, वॉन्ट चेंज होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे थर्ड यहाँ पे है कि वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज
आर द सेम, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज सेम होता है क्या? नहीं, हमने तो स्टडी किया है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में फर्क है, राइट। एक्सचेंज मतलब जैसे इकोनॉमिक वैल्यू होती है एंड वैल्यू इन यूज को इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे कि आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, आप लिखोगे यस सॉरी नो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं है ना इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ या करती हूँ। बोथ वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, हम एक दूसरे के लिए उन्हें सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। नाउ इसका कारण आपको देना होगा, रीजन बताना होगा। तो रीजंस, वैल्यू इन यूज रिफर्स टू यूजफुलनेस, ये क्या होता है? तो ये यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी की है ना, कोई भी कमोडिटी हमारे लिए यूजफुल है फॉर गुड्स, यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटीज फॉर गुड्स, लाइक जैसे कि कौन से गुड्स लाइक सनलाइट हमारे लिए जरूरी है, उसका वो हमारे लिए यूजफुल है। देन एयर वेयर वी डू नॉट पे, जिस हवा को लेने के लिए, सांस लेने के लिए, हवा में सांस लेने के लिए हम पे नहीं करते हैं द प्राइस, बट दीज गुड्स हैव इमेंस वैल्यू, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल वैल्यू हो गई, मतलब उसको इमेंस वैल्यू, एक्सट्रीमली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट सनलाइट वी कैन नॉट सर्वाइव एंड विदाउट एयर इन द ऑक्सीजन इन द एयर ऑल्सो वी कैन नॉट सर्वाइव, सो इट हैव both these goods have immense value in our life, right? So we may die in the absence of these goods, अगर ये goods हमें नहीं मिलेंगे तो हम we will die, हमारी डेथ भी हो सकती है, राइट। और ऑफकोर्स अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ होगी ही, तो वी हमें डाई इन द एब्सेंस ऑफ दीज गुड्स। तो इकोनॉमिक लैंग्वेज, इन इकोनॉमिक लैंग्वेज, लेकिन हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में इनकी बात करें तो ये क्या है? दीज गुड्स हैव हाई वैल्यू इन यूज, इनका हाई वैल्यू इन यूज है, बट दीज आर कॉल्ड एज फ्री गुड्स, लेकिन इसे हम फ्री गुड्स मिलते हैं बोलते हैं, क्योंकि हम हवा में सांस लेने के लिए हमको पैसा नहीं देना होता है, हम सनलाइट को पेमेंट, हम सन को पेमेंट नहीं करते हैं उसका सनलाइट यूज करने के लिए, राइट। तो फिर ये है ना फ्री गुड्स हो गए, ये हमें फ्रीली अवेलेबल है नेचर में। नाउ वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब, तो वैल्यू इन एक्सचेंज रिफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी की जो वर्थ होती है, वैल्यू होती है, और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, दूसरे कमोडिटी के टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम एक्सचेंज, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब हम उसे है ना उसके बदले में हमको उसका दूसरा कॉस्ट हमको मिल सकता है, हमको उसकी वैल्यू रिसीव होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 नोटबुक इज इक्वल टू 4 पेन्स, तो एक अगर नोटबुक की हम बात करें तो 4 पेन के इक्वल में होती है। अभी आप मुझे बोलोगे कि मिस आप कौन से पेन्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे पेन के भी अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, लेकिन ये मैं जनरल वो 5 रुपये वाला पेन, 10 रुपये वाले पेन की बात करेगी। एक बुक इक्विवेलेंट है मान लीजिए 4 पेन्स के, तो हियर वैल्यू दैट मीन्स वर्थ ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की वर्थ है इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पेन, तो यहाँ पे हमने उसको पेन के टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस किया है। नाउ सो व्हेन वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो जब हम वैल्यू को मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जिसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज प्राइस, तो हम इट इज कॉल्ड एज प्राइस। तो यहाँ पे जो वैल्यू इन एक्सचेंज है उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। सो गुड्स लाइक वाटर हैव हाई डिग्री ऑफ वैल्यू इन यूज, वाटर के लिए हाई वैल्यू है, डिग्री ऑफ वैल्यू इन यूज है, बट है ना उसकी जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो क्या है, बहुत लेस है। हमको खाली हम बिस्लरी का पानी लेंगे, अगर हम कोई भी ब्रांडेड कंपनी का बॉटल वाला जो फिल्टर्ड वाटर हम ले रहे हैं तो उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम नेचर को कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम बात करते हैं डायमंड हैज हाई वैल्यू इन एक्सचेंज, डायमंड का हाई वैल्यू है, एक्सचेंज अगर हम करने जाएं उसके लिए हमको बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन है ना आप देखो उसको शोकेस में सजाया जाएगा या किसी की ज्वेलरी में हम उसे रिंग में या ज्वेलरी बनाने के लिए हम यूज करेंगे, लेकिन उसका कोई ऐसा कि हम डायमंड के बिना रह नहीं सकते ऐसी वाली कोई बात नहीं है, बट लेस वैल्यू इन यूज, उनका जो वैल्यू इन यूज होता है वो लेस होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। तो यहाँ पे आंसर इन डिटेल में आपका एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कवर अप करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज अपलोड करूंगी। तो आंसर क्वेश्चन 6 आंसर इन डिटेल आपको डिटेल में लिखना होगा। तो ये 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का डिपेंड से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। तो आपको एनी वन डेफिनेशन के साथ आपको स्टार्ट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू केनेथ बाउंडिंग, तो केनेथ बाउंडिंग का क्या कहना है,
व्हाट ही सेज दैट इन इकोनॉमिक सेंस में नेशनल इनकम, यहाँ पर इकोनॉमिक सेंस में आपको यहाँ पे बताना होगा कि बाउंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, तो इट डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ये खाली इंडिविजुअल क्वांटिटीज सिंगल, मतलब यहाँ पे सिंगल खाली उसके साथ पर्टिकुलर उसके साथ इसका पर्टिकुलर फर्म का स्टडी या पर्टिकुलर हाउस होल्ड का स्टडी नहीं होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये किसके साथ डील करता है, बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, लेकिन ये टोटल एग्रीगेट मतलब पूरी कंट्री का टोटल एग्रीगेट क्वांटिटीज के साथ में ये डील करता है, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, ना खाली वो इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल बंदे की इनकम या इंडिविजुअल फर्म की इनकम के बारे में स्टडी करना नहीं होता है, बट विद द नेशनल इनकम, पूरे कंट्री की जो इनकम है नेशनल इनकम सब लोगों की एक साथ मिलाकर टोटल सम अप करने के बाद में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम, नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइजेस बट विद द प्राइस लेवल के साथ इसे स्टडी किया जाता है, नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, खाली इंडिविजुअल आउटपुट की यहाँ पे बात नहीं होती, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात नहीं होती है, बट विद द नेशनल आउटपुट। तो आपको केनेथ के द्वारा दी गई डेफिनेशन आपको लिखनी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विथ एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइजेस बट विथ प्राइस लेवल एंड नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। फिर उसके बाद में आपको इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए हुए कि नेशनल इनकम, पहला पॉइंट है नेशनल इनकम। तो इन द इकोनॉमिक सेंस, अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो नेशनल इनकम इज व्हाट इज द एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, तो उन सबका टोटल होता है। तो इन इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। देन सेकेंड सेविंग की बात करें तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, ये है ना हमारी इनकम का वो पार्ट होता है विच इज सेट असाइड, जिसे साइड में रख दिया जाता है टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर में कोई अराइज होने वाली नीड्स को पूरा करने के लिए साइड्स में सेविंग की जाती है, साइड में पैसा रख दिया जाता है, इनकम में से रखते हैं बाय फोरगोइंग करंट कंजम्पशन के साथ साथ में साइड में हम सेविंग्स भी करते जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, वो इनकम का वो पार्ट होता है विच इज नॉट स्पेंड करंटली, जिसे हम करंटली स्पेंड नहीं करते ऑन कंजम्पशन, इसे हम फ्यूचर यूज के लिए रखते हैं। देन थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट, ये भी है ना मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेस्टमेंट इट मीन्स क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसमें क्या होता है हम कैपिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं, मतलब है ना जितने भी है ना फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स खरीदे जाते हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इट मीन्स क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को यूज कर मोबिलाइज कर कैपिटल एसेट्स को परचेज करना, ऑब्टेन करना, एक्वायर करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए किसी भी फर्म में। देन फोर्थ वन इज ट्रेड साइकिल्स, तो देर इज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन बिजनेस में तो है ना फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, ट्रेड साइकिल अप डाउन चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस। तो देर आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारे के सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनमें अप डाउन होता है। देखो ना अब कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी जो मार्केट है वो पूरा है ना इनस्टेबल हो गया, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं मार्केट में। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जो पीरियड होता है, अप्स एंड डाउन्स आर ड्यू टू व्हाट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। द अप्स मतलब है ना महंगी हो जाना चीजें, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाना, एंड डिफ्लेशन मतलब है ना सस्ता हो जाना, मार्केट डाउन हो जाना। देन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज, किसको इम्प्लाई कर, इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम।
कि है ना किसी भी कंट्री की रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज होना ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या 1-2 दिन का काम नहीं होता, इट टेक्स अ टाइम। तो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली जो है रियल इनकम में जो इंक्रीज होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करता है। सो इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। देन सिक्स्थ जो टर्म है वो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इंडिकेट्स ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है प्लस जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं लाइक इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स में, तो वो चेंजेस को ऐड करने के बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हमें इट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो गया। ये खाली इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं करता है, इट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल ग्रोथ। तो यहाँ पर दिस इज मच वाइडर, ये बहुत ही वाइडर टर्म है एंड क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। क्वालिटेटिव हम खाली इसको क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हम ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को में जो चेंजेस होते हैं उनको उसको रिकॉर्ड उसको मतलब ये इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कवर अप किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है और नोट डाउन करना नहीं भूलना है आपको, अपने इकोनॉमिक्स बुक में जरूर नोट डाउन करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी चैनल लिंक को शेयर करना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।